Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जी, आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। जी, कोई क्वेश्चन नहीं है? सब अच्छा है? चले, अच्छी बात है। बस ऐसे ही आपका ताउन चाहिए मुझे। आज के लेक्चर में हम 3 कंसेप्ट स्टडी करेंगे। तीनों कंसेप्ट छोटे हैं। इस चैप्टर में सबसे अहम जो कंसेप्ट था वो था राइट्स एंड ड्यूटीज़। उम्मीद है कि राइट्स एंड ड्यूटीज़ आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। ख़ास तौर पे इम्प्रॉपरली पॉइंटेड वाला पॉइंट और जब वो अथॉरिटी से एक्सीड करता है वो वाला कंसेप्ट। केस स्टडी में ये कंसेप्ट ज़्यादा टेस्ट करने का चांस है। 3 कंसेप्ट स्टडी करेंगे आज हम। एक, इर्रिवोकेबल एजेंसी क्या है, अनडिस्क्लोज एजेंसी क्या है, और पर्सनल लायबिलिटी ऑफ एन एजेंट टू थर्ड पार्टी, ये क्या कंसेप्ट है। 3 कंसेप्ट है। ब्रीफली डिस्कशन यहाँ पे कर दूं, आपको एक्सप्लेन कर दूं। इर्रिवोकेबल एजेंसी, रिवोकेबल का मतलब कैंसलेबल, इर्रिवोकेबल एजेंसी का मतलब ऐसी एजेंसी, ऐसा रिलेशनशिप जो कि प्रिंसिपल चाहते हुए भी कैंसिल ना कर सके, रिवोक ना कर सके। क्या ऐसी कोई सिचुएशन है, प्रिंसिपल ने एक पर्सन को एजेंट अपॉइंट किया, उसके बाद सब्सिक्वेंटली प्रिंसिपल चाह रहा है कि अब ये एजेंट जो है इसको रिमूव कर दिया जाए, टर्मिनेट कर दिया जाए, लेकिन फिर भी वो ना कर सके। इस कंसेप्ट को कहते हैं इर्रिवोकेबल एजेंसी, यानी ऐसा रिलेशनशिप एज एजेंट प्रिंसिपल जो प्रिंसिपल चाहने के बावजूद टर्मिनेट ना कर सके, इर्रिवोकेबल। नेक्स्ट कंसेप्ट है अनडिस्क्लोज्ड एजेंसी। ये नाम से ही जाहिर है, अनडिस्क्लोज्ड एजेंसी यानी एजेंट किसी प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम कर रहा है, जो ट्रांजैक्शंस कर रहा है वो अपने लिए नहीं किसी प्रिंसिपल के बिहाफ पे कर रहा है, लेकिन थर्ड पार्टी को वो नहीं बताता कि मैं एजेंट हूँ। किसी प्रिंसिपल का एजेंट, ये थर्ड पार्टी को नहीं बताता। थर्ड पार्टी ये समझ रही है कि शायद एजेंट खुद ही अपनी मर्जी से खुद अपने लिए ट्रांजैक्शन कर रहा है। ठीक है, तो ये है अनडिस्क्लोज्ड एजेंसी, कि अगर ऐसा ट्रांजैक्शन होती है जिसमें एजेंट थर्ड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन करता तो है, लेकिन थर्ड पार्टी को बताता नहीं कि मैं एजेंट हूं सिर्फ, तो उस सूरत में क्या रूल होगा। और थर्ड है पर्सनल लायबिलिटी ऑफ एन एजेंट टू थर्ड पार्टी। हमारा जनरल कंसेप्ट यह है कि एजेंट जो भी ट्रांजैक्शंस करता है वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे कर रहा होता है, तो जो भी उसका फायदा नुकसान है वो प्रिंसिपल को असल में जाएगा। लेकिन क्या कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस हैं जिनमें एजेंट ट्रांजैक्शन के लिए खुद लायबल है पर्सनली, उन ट्रांजैक्शन के लिए प्रिंसिपल लायबल नहीं है, बल्कि कौन लायबल है, एजेंट। कहता है बिल्कुल ऐसी कुछ ट्रांजैक्शन, ऐसी सिचुएशंस हैं। तो थर्ड कंसेप्ट में हम उन सिचुएशंस को स्टडी करेंगे। 3 कंसेप्ट स्टडी करने आज। कौन कौन से, इर्रिवोकेबल एजेंसी, अनडिस्क्लोज्ड एजेंसी, पर्सनल लायबिलिटी ऑफ एजेंट टू थर्ड पार्टी। तो सबसे पहले इर्रिवोकेबल एजेंसी। इर्रिवोकेबल एजेंसी का मतलब क्या है, ऐसी एजेंसी, ऐसा रिलेशनशिप एज प्रिंसिपल एजेंट जो कि रिवोक नहीं किया जा सकता बाय प्रिंसिपल। प्रिंसिपल खुद से भी चाहे तो रिवोक नहीं कर सकता। 3 सिचुएशंस है। पहली सिचुएशन, एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट ऑफ एजेंट। अगर एजेंसी रिलेशनशिप में एजेंट का इंटरेस्ट भी इन्वॉल्व है, एजेंट का इंटरेस्ट, अच्छा एजेंट का इंटरेस्ट एज एजेंट नहीं अदरवाइज इन्वॉल्व है। कपल्ड विद का मतलब है अटैच हो गया। एडिशनली रिलेशनशिप बिटवीन एजेंट एंड प्रिंसिपल, इसमें एजेंट का अपना कोई पर्सनल इंटरेस्ट में इन्वॉल्व है। फॉर एग्जांपल, प्रिंसिपल ने एजेंट के, कोई एक पर्सन था मिस्टर ए, उसने मिस्टर बी के कुछ पैसे देने थे। मिस्टर बी ने कई दफ़ा कहा भैया मेरे पैसे दीजिए। मिस्टर ए ने कहा अच्छा ऐसा है कि मेरी राइवेंट के करीब ज़मीन है, प्रॉपर्टी है, तुम उसको बेचो, तो जो भी तुम्हें पैसे मिलेंगे अपना जो डेट है हमारा, जो मैंने तुम्हारे 5 लाख रुपए देने हैं, वो लेस करके बाकी मुझे दे देना। बताइए क्या इस ट्रांजैक्शन में अब अगर उस मिस्टर बी को एजेंट अपॉइंट किया जाता है,
इस ट्रांजैक्शन में, इस रिलेशनशिप में एजेंट का अपना पर्सनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व है कि नहीं? बिल्कुल इन्वॉल्व है। इस एजेंसी रिलेशनशिप को बाद में अगर प्रिंसिपल रिवोक करना चाहे भी तो नहीं कर सकता, अनलेस के वो लादा से उसे पैसे देके कि भाई ये अपने पैसे पकड़ो और निकलो। नॉर्मली वो सिर्फ इसको अगर कैंसिल करना चाहे नहीं, क्योंकि एजेंट का अपना रिलेशनशिप इन्वॉल्व है। लेकिन फर्ज कीजिए कि अगर मिस्टर ए ने बी के पैसे नहीं देने थे, ए ने बी के पैसे, बी को कहा कि तुम मेरी प्रॉपर्टी सेल करो और जो तुम्हें कमीशन बनेगा मैं कमीशन पे कर दूंगा। बाद में बी ने ए को लोन दे दिया 5 लाख का, बाद में, एजेंसी रिलेशनशिप क्रिएट होने से पहले नहीं, बाद में, क्या अब ये एजेंसी इरिवोकेबल है? अब नहीं है। अब ये नहीं कहा जाएगा कि एजेंट का इंटरेस्ट है, क्योंकि इंटरेस्ट उस वक्त नहीं क्रिएट हुआ जिस वक्त रिलेशनशिप डेवलप हुआ था। ये इंटरेस्ट एजेंसी रिलेशनशिप की वजह से नहीं, ये अलग किसी और रीजन की वजह से। तो अगर तो एट टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ रिलेशनशिप एजेंट का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, फिर ये इरिवोकेबल बनेगी। अगर बाद में इंटरेस्ट बना है फिर इरिवोकेबल नहीं है। एग्जाम्पल समझ आई? तीसरी एग्जाम्पल सुनिए। ए ने बी के कोई पैसे नहीं देने थे, बी को कहा तुम मेरी प्रॉपर्टी है इसको सेल करो, जिस प्राइस पे सेल करोगे 5% तुम्हारा कमीशन होगा। उसने कहा ठीक है। अब बाद में ए इस अथॉरिटी को रिवोक करना चाहता है, एजेंट को टर्मिनेट करना चाहता है। बताइए क्या एजेंट का पर्सनल इंटरेस्ट है इस ट्रांजैक्शन में कि नहीं? नहीं है। पर्सनल इंटरेस्ट का मतलब अदर देन एज रिलेशनशिप ऑफ एजेंसी, क्योंकि अब जो उसे कमीशन मिलना है वो तो इस सेल की वजह से मिलना है, ठीक है। और वैसे भी ये जो इंटरेस्ट उसका इन्वॉल्व हुआ कमीशन का, क्रिएशन ऑफ रिलेशनशिप के बाद इन्वॉल्व हुआ, पहले थोड़ी था। पहली एग्जांपल क्लियर? कब एजेंसी इरिवोकेबल होगी? जब एजेंट का पर्सनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व होगा एट टाइम, अब ये आपने खुद से ज़हन में रखना है, एट टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ एजेंसी रिलेशनशिप। सेकंड, revocation means cancellation, termination. Revocation would cause personal loss or liability to agent. Personal loss or liability to agent revocation. फर्ज कीजिए हमने उसे कहा एजेंट को कि आप हमारे लिए कोई, हम फैक्ट्री बनाना चाहते हैं, आप फैसलाबाद के किसी इंडस्ट्रियल एरिया में हमारे लिए कोई कमर्शियल जो प्लॉट है वो खरीदिए और हम आपको कमीशन देंगे। एजेंट ने कहा सर प्लॉट तो जो है वो मैंने देख लिया है, अब आप ऐसा कीजिए फौरी तौर पे इसकी 50% पेमेंट भिजवाएं। प्रिंसिपल ने कहा मेरे पास अभी इतने पैसे तो नहीं है, तुम ऐसा करो अपने से पेमेंट कर दो, महीने बाद मेरी पेमेंट आएगी मैं तुम्हें सेटल कर दूंगा। एजेंट ने 50% पेमेंट कर दी, बाकी 50% 1 महीने के बाद। क्या अब प्रिंसिपल टर्मिनेट कर सकता है, रिवोक कर सकता है? नहीं कर। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि अब अगर टर्मिनेट करेगा एजेंट को पर्सनल लॉस, उसकी लायबिलिटी राइज हो जाएगी, ठीक है। तो दूसरी एग्जांपल क्या है? जब रेवोकेशन से एजेंट को पर्सनल लॉस हो या पर्सनल लायबिलिटी, उसको कोई पेमेंट करनी पड़े थर्ड पार्टीज को, तो इरिवोकेबल है। और थर्ड, एजेंट हैज पार्टली एक्सरसाइज्ड इट्स अथॉरिटी। ये इजी पॉइंट है कि अगर उसे अथॉरिटी दी गई और पार्टली उसने एक्सरसाइज कर ली, तो जो अथॉरिटी वो एक्सरसाइज कर चुका है उसको रिवोक नहीं किया जा सकता। हमने कहा भाई हमारी 10 जगह पे प्रॉपर्टी है, इसको बेचो, 3 जगह पे प्रॉपर्टी उसने सेल कर दी, बाकी 7 के लिए। अब अगर टर्मिनेट करते हैं, क्या हम रिवोक कर सकते हैं? अथॉरिटी एजेंसी रिलेशनशिप 7 के लिए रिवोक कर सकते हैं, लेकिन जो ऑलरेडी कर चुका है उसको रिवोक नहीं कर सकते। ये कंसेप्ट मिलता जुलता है किससे भला? वो कंटिन्यूइंग गारंटी वाले से, ठीक है, कि जिस गारंटी आपने किसी के दे, अब जितनी ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो चुकी हैं उनकी आप रिवर्स नहीं कर सकते, उनके लिए आप लायबल है, फ्यूचर के लिए टर्मिनेट कर सकते हैं। क्लियर हो गया? इरिवोकेबल एजेंसी। इरिवोकेबल एजेंसी का मतलब क्या है?
विच कैन नॉट बी रिवोक्ड बाय प्रिंसिपल। 3 केसेस में एजेंसी इरिवोकेबल बनती है। पहला केस एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट, और खास तौर पर इसमें जहन में रखिए एट टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ एजेंसी इंटरेस्ट एग्जिस्ट करना चाहिए, सब्सिक्वेंटली क्रिएट होता है वो नहीं माना जाता इंटरेस्ट। दूसरी एग्जांपल, अगर रेवोकेशन से एजेंट को पर्सनल लॉस या लायबिलिटी क्रिएट हो गई। तीसरी, अगर पार्टली एक्सरसाइज कर चुका वो अथॉरिटी। ये कंसेप्ट सिंपल, इतना ही था। कंसेप्ट तीनों आज सिंपल है। बताइए इसकी केस स्टडी अभी करना चाहते हैं या तीनों कंसेप्ट पढ़ाने के बाद? अभी कर ले साथ साथ, चले साथ साथ कर लेते हैं। आज ही हमारा पेज है 123, क्वेश्चन 27। आई कैप के क्वेश्चन बैंक का भी क्वेश्चन है। When an agent's authority be revoked by the principal under the Contract Act 1872, एजेंसी कब रिवोक हो सकती है? जे अथॉरिटी जो प्रिंसिपल, क्या प्रिंसिपल है जो पहले जनरल क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रिंसिपल ने एजेंट को अथॉरिटी दी, क्या रिवोक हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। कब हो सकती है? ये हमारा कंसेप्ट है टर्मिनेशन। हाँ, नेक्स्ट जो हमने पढ़ा था लर्निंग से, बिल्कुल बाय प्रिंसिपल हो सकती है, लेकिन अगर टाइम या पर्पस फिक्स किया गया है और उससे पहले टर्मिनेट किया जाता है तो उसके लिए लायबल होगा, लॉस के लिए। फिर कह रहे हैं आल्सो नरेट द एक्सेप्शन टू द अबव प्रोविजन। एक्सेप्शन भी बताइए। एक्सेप्शन का मतलब क्या है कि कब अथॉरिटी रिवोक नहीं की जा सकती, कब अथॉरिटी रिवोक। एक्सेप्शन का रूल ऊपर क्या है कि कब अथॉरिटी रिवोक कर सकता है, पता है एनी टाइम कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर एक्सेप्शन से उसकी क्या मुराद है, कब नहीं कर सकते। 3 सिचुएशन यही। क्वेश्चन 28, S who was a contractor was entrusted with Smart with a certain quantity of wheat to sell on his behalf. Smart ने क्या संदर जो भी है इसको कहा कि मेरा कुछ वीट है बेच दो तुम। संदर्भ सब्सिक्वेंटली एडवांस द, सब्सिक्वेंटली को अंडरलाइन करें, सब्सिक्वेंटली एडवांस द सम ऑफ 3000 टू स्मार्ट विच स्मार्ट फेल टू रीपे, जो स्मार्ट ने रीपे नहीं कर सका। स्मार्ट गेव ऑर्डर्स दैट द व्हीट वाज नॉट टू बी सोल्ड, बाद में स्मार्ट ने कहा भाई ना बेचना की व्हीट। इग्नोरिंग दिस संदर्भ सोल्ड इट टू सिक्योर हिज एडवांस, उसने एडवांस दिया तो उसने कहा भाई मेरा एडवांस है तुम वापस नहीं कर रहे, मैं तो बेच के अपना एडवांस रिकवर करवाऊंगा जी। इन एन एक्शन अगेंस्ट हिम संदर्भ प्लीडेड दैट द एजेंसी वाज इरिवोकेबल, संदर्भ ने कहा एजेंसी इरिवोकेबल थी। बताइए क्या एजेंसी इरिवोकेबल थी? नहीं थी। क्यों इरिवोकेबल नहीं थी? क्योंकि आफ्टर क्रिएशन ऑफ रिलेशनशिप एडवांस दिया गया था, ठीक है। इसमें एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट नहीं है। क्यों इंटरेस्ट नहीं है? आफ्टर क्रिएशन ऑफ रिलेशनशिप एडवांस दिया गया था। क्लियर है? 29, A who owes B rupees 20,000 appoints B as his agent to sell his landed property at Mirut and after paying himself यानी B, what is due to him to hand over the balance to A. A ने B के 20,000 देने थे। A who owes B rupees 20,000 मतलब क्या? पैसे देने थे। owes का मतलब मकरूज है, उसने पैसे देने थे। बी को कहा भाई मेरी प्रॉपर्टी बेचो और जो भी होगा पैसे अपने आप को दे देना, जो तुम्हारे 20,000 मैंने देने हैं और बाकी मुझे वापस दे देना। बी इनवाइट्स ऑफर। पहला, कैन ए रिवोक दिस अथॉरिटी डेलीगेटेड टू बी? नहीं। क्यों नहीं कर सकता? एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट है। इज बी's अथॉरिटी टर्मिनेटेड इफ ए डाइज और बिकम्स इनसेन? नॉर्मली अगर प्रिंसिपल की डेथ होती है, पागल हो जाए, तो एजेंसी आपको पता टर्मिनेट हो जाती है, लेकिन यहाँ पे टर्मिनेट नहीं होगी। क्यों? इरिवोकेबल है। वो अपनी जिंदगी में नहीं कर सकता था तो मर के कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता। 30, Z ए होलसेल क्लॉथ डीलर अपॉइंट्स Y, V नहीं Y आई है, Y as his agent for the sale of cloth on the basis of 5% commission on the sale made by him. Z ने पॉइंट किया Y को कि भैया ये जो कपड़े वगैरह हैं इसको बेचो
5% कमीशन पे। Y had an agreement with his principal Z that he यानी Y could retain part of the sale amount of goods to adjust the commission due to him। उसने कहा भाई ऐसा करो कि जो कमीशन बनेगा अपने पास रख लेना, बाकी पैसे मुझे भिजवा देना। Z terminates the agency of Y. Y refuses to hand over the cloth in his possession to Z and claims that he is vested with authority coupled with interest and that agency cannot be terminated. How would you decide? जी भाई बिकता तो फिर कमीशन ड्यू होता ना, और वैसे भी एट टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ रिलेशनशिप कोई अमाउंट ड्यू नहीं थे, इसीलिए ये एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट नहीं है। क्यों? एट टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ एजेंसी कोई इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं था। क्लियर हुआ ये बात? अच्छा, अगर एक एडिशनल क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, सारा क्वेश्चन यही होता, वो कहता आधा सामान बेच दिया है और जो उसका कमीशन बनता है वो अभी अदा नहीं हुआ, पैसे सारे उसने भिजवा दिए पूरे अपना, हालांकि कमीशन डिडक्ट करना था वाई ने, लेकिन कमीशन डिडक्ट किए बगैर सारे पैसे भिजवा दिए उसने प्रिंसिपल को। अब वो कहता है प्रिंसिपल टर्मिनेट करना चाहता है एजेंसी रिलेशनशिप, लेकिन वाई ने अपने पास होल्ड कर लिया सारा सामान। बताइए क्या होल्ड कर सकता है? अच्छा, इसमें एजेंसी को टर्मिनेट कर सकता है, प्रिंसिपल एजेंसी को टर्मिनेट कर सकता है, लेकिन जो वाई है उसका राइट है कि कुछ सामान पे लियन क्रिएट करे जितना उसका कमीशन ड्यू है। ठीक है, यहां पे एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट यहां पे भी नहीं है, टर्मिनेशन हो सकती है, लेकिन इन्वेंट्री को होल्ड करने के लिए वो राइट है उसका। याद है लीगल चार्जेस रिकवर करवाने के लिए राइट ऑफ लियन, राइट ऑफ रिटेनर भी था कि कैश भी रख सकते, लेकिन कैश होकर भिजवा दिया, हमने कहा राइट ऑफ रिटेनर छोड़े, राइट ऑफ लियन। क्लियर हो गया इरिवोकेबल एजेंसी? नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा अनडिस्क्लोज्ड एजेंसी। अनडिस्क्लोज्ड एजेंसी का क्या कंसेप्ट है? कि ऐसी एजेंसी जिसमें एग्जिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल इज नॉट डिस्क्लोज्ड, यानी एजेंट थर्ड पार्टी को नहीं बताता। क्या नहीं बताता? कि प्रिंसिपल को, कि प्रिंसिपल कोई है भी कि नहीं। थर्ड पार्टी को नहीं पता कि ये जो बंदा जिसके साथ हम डीलिंग कर रहे हैं ये एजेंट है, वो उसे ट्रू ओनर समझ के ही ट्रांजैक्शंस कर रही है। कहता है इसमें पोजीशन क्या होती है एजेंट की? एजेंट हिमसेल्फ लायबल होगा थर्ड पार्टी को, प्रिंसिपल लायबल नहीं होगा। क्यों? थर्ड पार्टी को पता ही नहीं, प्रिंसिपल ना इसने बताया ना थर्ड पार्टी को पता है, एजेंट पर्सनली लायबल होगा। प्रिंसिपल, वो कहता है प्रिंसिपल इंटरवीन कर सकता है, और अगर इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं किया जाता, प्रिंसिपल दरमियान में आके थर्ड पार्टी के खिलाफ खुद केस फाइल कर सकता है। प्रिंसिपल का राइट है। प्रिंसिपल और एजेंट के दरमियान एग्रीमेंट है, एजेंट के थर्ड पार्टी के दरमियान एग्रीमेंट है। प्रिंसिपल एजेंट को तो पता है एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट का, थर्ड पार्टी को नहीं पता। अगर कोई वायलेशन होती है, एजेंट भी थर्ड पार्टी के खिलाफ केस फाइल कर सकता है। वो तो सिंपल, थर्ड पार्टी के खिलाफ केस फाइल कर सकता है, वो तो सिंपल है ना रूल, एजेंट ने क्योंकि खुद से अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। और अगर एजेंट नहीं, कोई वायलेशन होती है, क्या प्रिंसिपल केस फाइल कर सकता है? प्रिंसिपल भी केस फाइल कर सकता है, सब्सिक्वेंटली कर सकता है थर्ड पार्टी के खिलाफ। प्रिंसिपल के पास भी राइट है, मे इंटरवीन कर सकता है, वरना चाहे तो एजेंट के थ्रू केस फाइल करवाए, चाहे खुद केस फाइल कराए। क्लियर हो गया? अच्छा मुझे बताइए, प्रिंसिपल को हमने राइट दिया, इस साइड में हमने दोनों पार्टीज को राइट दिया कि भाई अनडिस्क्लोज एजेंसी थी, चाहे एजेंट केस फाइल कर दे, चाहे प्रिंसिपल फाइल कर दे थर्ड पार्टी के खिलाफ। दूसरी तरफ क्या थर्ड पार्टी को भी सिमिलर नेचर का राइट नहीं देना चाहिए? हाँ, उसको तो पता ही नहीं होगा, शाबाश। अब यही पोजीशन आपको बता रहा है, कह रहा है कि अगर तो वायलेशन हुई, कोई केस चल रहा है, दरमियान में थर्ड पार्टी को पता चल गया किसी वजह से, अगर तो नहीं पता चला तो कुछ भी नहीं होगा, वो तो नॉर्मल सिचुएशन होगी, जिस तरह की दो पार्टीज के दरमियान में लिटिगेशन हो तो सिचुएशन अराइज होती है। लेकिन अगर केस फाइल हुआ और थर्ड पार्टी को पता चल गया असल में प्रिंसिपल कोई और है,
असल में प्रिंसिपल कोई और। थर्ड पार्टी चाहे तो एजेंट के खिलाफ केस फाइल कर दे, चाहे तो प्रिंसिपल के खिलाफ भी केस फाइल कर सकते हैं, ठीक है। और इवन वो कहता है जी दोनों के खिलाफ कर सकते हैं। थर्ड पार्टी एजेंट के खिलाफ तो केस चल ही रहा था, बाद में पता चला कि प्रिंसिपल कोई और है, प्रिंसिपल के खिलाफ भी केस फाइल कर सकते हैं। जो राइट उन्होंने एजेंट और प्रिंसिपल को दिया कि दोनों में से कोई भी कर ले, वही थर्ड पार्टी को भी दिया कि वो भी जब उसे पता चले तो दोनों में से किसी के खिलाफ भी केस फाइल कर दे। ये थर्ड पार्टी में दो पॉइंट, एक तो यही कि अगर उसे बाद में पता चले तो वो प्रिंसिपल के खिलाफ भी केस फाइल कर सकती है। दूसरा, मे टर्मिनेट कॉन्ट्रैक्ट, अगर बाद में पता चले थर्ड पार्टी को कि प्रिंसिपल कोई और है और वो प्रिंसिपल ऐसा है कि अगर हमें पहले पता होता हम इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते ही ना, हम इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट, तो वो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल सुनिए, उससे बात समझ आएगी। किसी जगह पे कोई एक सर्कस वाले आए हुए थे, यहाँ समझ लीजिए कोई ये जो शोबदेबाज जादूगर वाला जादूगरी दिखाते, मतलब करतब दिखाते हैं, सर्कस। उनमें जो लोकल न्यूज़पेपर था उसका एक एडिटर आया करता था रेगुलरली, उनका सर्कस वगैरह देखता, करतब देखता था उनके जादू के कि क्या करते हैं। वो आपको पता है जिस तरह के करतब होते हैं, वो कभी गर्दन उड़ा दी उन्होंने, कभी बंदे के दो हिस्से कर दिए दरमियान में, कभी उड़ना शुरू हुआ, जो भी उनके तरीकेकार थे। अब जो एडिटर था वो जरा चालाक बंदा था, वो गौर से उनका करतब देखता और जो भी उनका तरीका वारदात होता था समझ आता कि किस तरीके। वो अपने अखबार में शाम को कहानी चला देता कि ये जो सर्कस वाले आए हुए हैं ये शोभा दिखाते हैं, इसमें असल में कहानी ये है। अब इससे उसका अखबार तो सेल ज्यादा होना शुरू हो गया, सर्कस वालों की कमाई कम होना शुरू होगी। जब पता चल जाए कि भाई क्या साइंस चल रही है अंदर, तो उसमें इंटरेस्ट थोड़ा ही रह जाता लोगों का। तो सर्कस वालों ने क्या किया, उन्होंने कहा बैन कर दिया कि अब ये जो अखबार का एडिटर है, अब इसको हमने टिकट सेल नहीं करने। ये उन्होंने जो बंदा उधर बिठा हुआ था टिकट सेल करने को बता दिया कि जब ये बंदा इसको टिकट ना देना, इसको इजाजत नहीं आने की। अखबार वाले एडिटर ने कहा अच्छा। उसने अपनी बजाय अपने एक दोस्त को भेजा, या ऐसा करो कि शाम को जो शो होना ना इनका, उसका टिकट खरीद के लाओ। टिकट तुम खरीद के लाओ। जब एक दफा टिकट आ गया तो एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया, हमने प्राइस पे कर दी और बदले में इन्होंने हमारे से एग्री किया कि एक पर्सन को वो शो दिखाएंगे, तो मैं तो जाके देख लूंगा। दोस्त ने टिकट खरीदा। अब देखें, दोस्त एक तरह से एजेंट है और वो गया सर्कस वाले के पास टिकट खरीदने के लिए। क्या सर्कस वालों को बताया होगा मैं एजेंट हूं? कौन सा केस? अनडिस्क्लोज एजेंसी। थर्ड पार्टी सर्कस वालों को नहीं पता कि बैक एंड पे प्रिंसिपल कोई हो रहा है, लेकिन अगर उन्हें पता होता तो टिकट देते? नहीं देते। उन्हें टिकट दे दी। अब टिकट तो जो एडिटर था अखबार का वो शो देखने आ गया, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। उन्होंने कहा देखो मेरे पास टिकट है। उन्होंने कहा टिकट की ऐसी की तैसी भाग जाता हूँ। एडिटर ने सर्कस वालों के खिलाफ केस कर दिया कि मेरे पास टिकट था, इसके बावजूद मुझे इन्होंने एंटर नहीं होने दिया। बताइए जज ने क्या फैसला दिया होगा? कौन, किसका पॉइंट ऑफ व्यू वैलिड है, सर्कस वालों का क्या एडिटर का? सर्कस वालों का, एग्जैक्टली। और पीछे जस्टिफिकेशन यही थी कि थर्ड पार्टी को अगर बाद में पता चले कि ये अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल का, और अगर पहले पता चलता तो वो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर देते, तो बाद में भी उनके पास राइट है, कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकते हैं। क्लियर हुआ ये? तो अनडिस्क्लोज एजेंसी का कंसेप्ट क्या है कि जब एजेंट ये जाहिर ना करे, बताए ना थर्ड पार्टी को कि असल में प्रिंसिपल कोई हो रहा है। इसमें रूल क्या है? तीनों पोजीशन डिस्कस की हमने। थर्ड एजेंट की पोजीशन क्या होगी, प्रिंसिपल की पोजीशन क्या होगी, थर्ड पार्टी की पोजीशन क्या होगी। एजेंट की पोजीशन क्या होगी? पर्सनली लायबल। प्रिंसिपल की पोजीशन क्या होगी? वो इंटरवीन कर सकता है और अपने नाम से केस फाइल कर सकता है। थर्ड पार्टी की पोजीशन क्या होगी? अगर उन्हें बाद में पहले पता चलता, बाद में पता चल गया प्रिंसिपल कोई हो रहा है, अगर पहले पता चलता तो वो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर देते, बाद में भी टर्मिनेट कर सकते हैं। दूसरा, अगर केस फाइल हो गया और दरमियान में जजमेंट से पहले पता चला, फैसला आने से पहले पता चला कि असल में प्रिंसिपल कोई हो रहा है, थर्ड पार्टी का क्या राइट है? प्रिंसिपल के खिलाफ भी केस फाइल कर सकते हैं। अनडिस्क्लोज एजेंसी क्लियर? चलिए लर्निंग ऑब्जेक्टिव 7 के क्वेश्चन की तरफ आते हैं। दो क्वेश्चन हैं।
पहला, व्हेन ए थर्ड पार्टी कम्स टू नो ऑफ द अनडिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल, व्हाट ऑप्शंस आर अवेलेबल विद हिम विद रिगार्ड टू लीगल एक्शन फॉर नॉन परफॉर्मेंस? क्या ऑप्शंस हो सकते हैं उसके पास जी? थर्ड पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसने कहा वो टर्मिनेट भी कर सकते हैं, और अगर केस फाइल करा तो जजमेंट से पहले प्रिंसिपल को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। मार्क्स को इग्नोर कर दीजिए, पुराने सिलेबस के मुताबिक है। हमारा सिलेबस जो है वो आपको पता है, पहले एम ला और सी ला दोनों 100 मार्क्स से हुआ करते थे, लादा सेपरेट सब्जेक्ट। अब तो एक ही सब्जेक्ट है, 10 नंबर नहीं कर दे इसको, 2 कर दे, ढाई। पहले 100 नंबर का होता था तो 5 है, 50 का हो गया तो आधे नंबर हो गए ना कम से कम। हाँ 2.5 हो गया, 2.5 कर दो, 2.5 के साथ कंसर्ट चले फिर भी रीजनेबल बन जाता है। नेक्स्ट, अच्छा 35 और 36 ये डुप्लीकेट हो गए, 35 को काट दीजिए, 36 को काट दे भाई। A enters into a contract with B to sell him 1000 bales of cotton and afterwards discovers that B was acting as agent of C. ठीक है, A ने B के साथ एग्रीमेंट किया कि उसे 1000 जो है वो गांठे कॉटन की बेचेगा, और बाद में पता चला ये B तो नहीं, बैगन पे C था। Advise A as to the person against whom he should bring a suit for the price of the cotton. पैसे किससे रिकवर करवाए? B से भी करवा सकता है, C से भी करवा सकता है, जजमेंट से पहले, डिसीजन से पहले, और दोनों के खिलाफ भी करवा सकता है। लास्ट कंसेप्ट इस चैप्टर का, पर्सनल लायबिलिटी ऑफ एजेंट टू थर्ड पार्टी। क्या नॉर्मल रूल क्या है? क्या ट्रांजैक्शन के लिए एजेंट लायबल होता है थर्ड पार्टी? नॉर्मल रूल नहीं होता। कहता है इसका एक्सेप्शन बताओ, यानी वो कौन सी सिचुएशन होगी जब प्रिंसिपल लायबल हो, सॉरी एजेंट लायबल होगा पर्सनली थर्ड पार्टी को। कौन सी सिचुएशन? पहली सिचुएशन अनडिस्क्लोज्ड एजेंसी, अभी पढ़ा है, उसमें एजेंट खुद लायबल होता है, याद है ना ये। फिर सब एजेंट इम्प्रॉपरली, सब एजेंट को इम्प्रॉपरली अपॉइंट करे, याद है कंसेप्ट। एजेंट खुद लायबल होता है, किसको? थर्ड पार्टी को भी और प्रिंसिपल को भी। एक्सीड्स एक्चुअल अथॉरिटी, ये भी कंसेप्ट याद है जी। अथॉरिटी की 2 टाइप्स कौन सी थी? एक्चुअल और ऑस्टेंसिबल। अगर एक्चुअल अथॉरिटी से एक्सीड किया, ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी में है, थर्ड पार्टी के साथ एग्रीमेंट कर लिया, एग्रीमेंट बाइंडिंग है कि नहीं प्रिंसिपल पे? एग्रीमेंट बाइंडिंग है, लेकिन उससे जितना नुकसान हुआ उसके लिए एजेंट लायबल है, ठीक है, जो जितना भी उसका डिफरेंस होगा उसका। क्रिमिनल एक्ट, हाँ सर, हाँ बिल्कुल, हमने पैसे लेने के लिए भेजा, उसको जाके सर फाड़ के आ गया, उसके खिलाफ अगर क्रिमिनल एक्टिविटी फर्ज कीजिए कि उसने, तो क्रिमिनल एक्टिविटी की वजह से कोई नुकसान हुआ, लायबल कौन होगा? क्या एजेंट ये कहेगा नहीं सर मैंने तो प्रिंसिपल के सेक्शन में कहा था, उसको पकड़े, मुझे तो कुछ ना करे, मैं तो एजेंट था? आज भाई क्रिमिनल एक्ट में एजेंट भी लायबल। नेक्स्ट, प्रिंसिपल रिजाइडिंग अब्रॉड, प्रिंसिपल बाहर के मुल्क में रहता है, तो जाहिर है जो बाहर के मुल्क में रहे उसके खिलाफ केस तो नहीं हो सकता, तो फिर किसके खिलाफ केस होगा? एजेंट के खिलाफ। प्रिंसिपल कैन नॉट बी सूड, किसी वजह से प्रिंसिपल के खिलाफ केस फाइल नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल एम्बेसडर्स, उन्हें इस्तिस्ना हासिल होता है, ठीक है, इस्तिस्ना हासिल होता है ना, जो सिफारतकार होते हैं। वो आपको याद है कि कौन सा रेमंड वाला केस था, रेमंड डेविस, क्या नाम था उसका? हाँ रेमंड डेविस, उसके खिलाफ पाकिस्तान का कानून जो उन्होंने कहा भाई ये हमारा अमेरिका हमारा बंदा है, इसके खिलाफ जो भी कार्रवाई करेंगे हम करेंगे। अब अगर इसी तरह बाकी के सिफारतकार भी, उनको एक्सेप्शन होती है, उनके खिलाफ पाकिस्तान के कानून के मुताबिक कोई सू नहीं किया जा सकता। तो अगर सू नहीं किया जा सकता एम्बेसडर के बिहाफ पे कोई ट्रांजैक्शन की एजेंट ने, तो जिस बंदे के साथ ट्रांजैक्शन की किसको केस फाइल करेगा? किसके खिलाफ? एम्बेसडर के खिलाफ? नहीं, उसे तो एक्सेप्शन इस्तिस्ना हासिल है, एजेंट के खिलाफ करेगा। एजेंट एग्रीड, एजेंट खुद अपनी रजामंदी से एग्री कर गया कि हाँ जी मैं पर्सनली लायबल होऊंगा, तो पर्सनल लायबल है। बिजनेस नॉर्म ऐसी है, बिजनेस की नेचर ऐसी है, जैसे स्टॉक ब्रोकर्स जो होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज में ब्रोकर्स बैठे हैं, ये बेसिकली सेल परचेज ऑफ शेयर कर रहे होते हैं थर्ड पार्टी के हवाले से। लेकिन अगर फर्ज कीजिए थर्ड पार्टी दरमियान में स्टॉक ब्रोकर होता है, शेयर्स खरीदने वाले को बेचने वाले का नहीं पता, बेचने वाले को खरीदने वाले का नहीं पता,
अगर कोई वायलेशन होती है तो जाहिर है वो स्टॉक ब्रोकर को पकड़ेंगे। तो ये वो केसेस हैं जिनमें एजेंट की पर्सनल लायबिलिटी क्रिएट होती है। क्लियर हो गया? मुश्किल तो नहीं था। चलिए 5 रुपए के क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 37 एक ही क्वेश्चन है। Care under the provisions of Contract Act 1872 describe the circumstances in which an agent is presumed to be personally liable on the contract to third parties। ठीक है, ये सारी सिचुएशंस 8 सिचुएशन, हर एक का एक नंबर होगा। कोई इशू, कोई क्वेश्चन नहीं है। चलिए आज का अब एक चैप्टर कंप्लीट, कोई कंसेप्ट रहा तो नहीं गया ना इसमें। चलिए चैप्टर 16 आज हमारा कंप्लीट हुआ। कल के लेक्चर से इंशाल्लाह पार्टनरशिप चैप्टर 17 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 17 और चैप्टर 18 ये अहम चैप्टर हैं। ठीक है, चैप्टर 17 अहम है लेकिन इजी है पार्टनरशिप वाला। चैप्टर 18 जो है ये थोड़ा अहम भी है और थोड़ा सा मुश्किल भी है। तो चैप्टर 18 में और 17 में छुट्टी हरगिज़ ना कीजिएगा। आपका जो नेक्स्ट टेस्ट होगा सैटरडे को, वो चैप्टर 15 का हो गया टेस्ट। चलिए फिर चैप्टर 16 का टेस्ट होगा। और एक मिनट है रे, कंपनी लॉ में से भी ऐड कर लें। कितने चैप्टर? 19 और 20 दोनों ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो आपका जो इस वीकेंड पे टेस्ट होगा वो होगा मर्केंटाइल लॉ पोर्शन में चैप्टर 16 और कंपनी लॉ पोर्शन में चैप्टर 19 और 20। अच्छा, और आपको आपका जो टर्म टेस्ट 2 हो रहा है उसके बारे में पता चल गया? हाँ, असेसमेंट 2 कर लें, टर्म टेस्ट 2 कर लें, जो भी कर लें उसका। वो प्रोबेबली शायद नेक्स्ट वीक में फ्राइडे, सैटरडे, संडे ये 3 दिन आपके टेस्ट हो रहे हैं। और ये स्टार्ट से लेके 31 दिसंबर तक जितना भी आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ है वो सारा उसमें शामिल होगा। यानी हमारा कंपनी लॉ सारा शामिल होगा। और उसके बाद मर्केंटाइल लॉ में चैप्टर 1, फिर 14, 15, 16 शामिल होंगे। पार्टनरशिप आपके कहने पे है, अगर आप कहते हैं तो इंक्लूड करें, पार्टनरशिप इंक्लूड ना करें। चलिए पार्टनरशिप उसमें इंक्लूडेड नहीं है। आज तक हमने जितना पढ़ा है सिर्फ वही शामिल होगा उसमें। और ये जहन में रखिएगा, ये आपके एक जो इसमें परफॉर्मेंस होगी वो एक रीजनेबल इंडिकेशन होगी आपकी ICAP एग्जाम में परफॉर्मेंस, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल चैप्टर्स, मल्टीपल टॉपिक टेस्ट होंगे तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, इसको ज़रूर अटेम्प्ट करें। और पहले से बताने का मकसद ये है कि आप अभी से इसकी तैयारी शुरू कर दें। ये ना हो जिस तरह वीकली टेस्ट होता है 2 दिन पहले पूछ रहे होते हैं सर सिलेबस में क्या चीज़ें शामिल है। ठीक है, तो आपको पहले से बताने का मकसद ये है क्योंकि प्रीवियस टॉपिक्स भी शामिल है, अभी से डेली बेस पे थोड़ा बहुत तैयारी शुरू कर दें ताकि अच्छा अटेम्प्ट कर सकें आप इसको। जी चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं।